मिडिल ईस्ट में आग बुझने की जगह और भड़कती जा रही है। ईरान और हमास जंग तो चली रही थी, अब एक नई जंग भी इलाके में दस्तक देती नजर आ रही है। ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन बरसा रहे हैं और लाल सागर के तट पर भी हमले कर रहे हैं। उधर नेतन्याहू ट्रंप के गजा पीस प्लान को कचरे के डिब्बे में डालने पर तुले हैं। ईरान ने भी ट्रंप के सामने ऐसी लंबी चौड़ी शर्तों की फहरिस्त रख दी है जिसे देखकर कोई भी सुपर पावर चक्कर खा जाए। अभी कल तक जो ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति के मसीहा बने घूम रहे थे, आज उन्हें उनके दोस्त और दुश्मन आंखें दिखा रहे हैं। क्या मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद अब पाकिस्तान और तुर्की की फौजें भी इस रेतीली कुश्ती के अखाड़े में कूदने वाली हैं? जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए अमेरिका ने जंग छेड़ी थी, क्या ट्रंप उसी से पीछे हटने को मजबूर हो गए हैं? क्या ईरान और हमास की जंग ट्रंप के जीवन की सबसे बड़ी हार बनने जा रही है? इसी पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। इजराइल, हमास और अमेरिका ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में एक तीसरी लड़ाई भी सिर उठाती नजर आ रही है। 9 अगस्त को ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में अरामको कंपनी के जजान तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। जजान लाल सागर के तट पर मौजूद सऊदी का एक शहर है। यहाँ से यमन का बॉर्डर सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हमले के बाद तेल रिफाइनरी में आग लग गई, जिसे बाद में काबू में कर लिया गया। हूतियों के प्रवक्ता याहिया सरी ने बताया कि हमले के लिए उन्होंने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हूती इससे पहले भी कई बार अरामको की तेल रिफाइनरीज पर हमला कर चुके हैं। यह हमला इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अरामको सऊदी अरब की नेशनल तेल कंपनी है। इसकी जजान तेल रिफाइनरी में हर रोज करीब 4 लाख बैरल कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है। जजान के अलावा हूती लाल सागर में सऊदी अरब की यनबू तेल रिफाइनरी पर भी हमला कर चुके हैं। इसके अलावा 9 अगस्त को हूती विद्रोहियों ने यमन के लाल सागर में मोखा बंदरगाह पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। मोखा बंदरगाह अदन में मौजूद सऊदी के समर्थन वाली यमनी सरकार के कंट्रोल में है। इसकी लोकेशन बहुत अहम है क्योंकि ये बंदरगाह बाब एल मंदेब स्ट्रेट के पास है। यही रास्ता दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर किसी वजह से बाब एल मंदेब बंद हो जाता है तो सऊदी अरब के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसके पास हॉर्मुज स्ट्रेट के अलावा तेल और सामान की आवाजाही के लिए यही एक अहम रास्ता है। रॉयटर्स के मुताबिक यमन की सरकार के 3 अधिकारियों ने बताया कि हूती ड्रोन को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए थे। हूती प्रवक्ता सरी का दावा था कि हमले का निशाना सऊदी सैनिक और इलाके में मौजूद हथियारों का भंडार था। हमले की वजह से 7 लोगों की मृत्यु भी हुई है। सऊदी अरब की तरफ से अभी तक इन हमलों पर कोई बयान नहीं आया है। वहीं सऊदी समर्थित यमनी प्रेसिडेंशियल काउंसिल के प्रमुख राशिद अल अलीमी ने यमन में हुए घटनाक्रम पर अमेरिकी मिशन के प्रभारी को जानकारी दी। यमन के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले से बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले 6 अगस्त को भी हूतियों ने यमन सरकार के ठिकानों पर बड़े हमले किए थे। अलग अलग रिपोर्ट्स में हमलों में मारे गए सैनिकों की संख्या 30 से 58 तक बताई गई थी। हूतियों का दावा था कि उसने मिलिट्री कैंप्स, हथियारों के डिपो और गाड़ियों को भी तबाह कर दिया। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी नजरान प्रांत में भी गोलीबारी की थी, जिसमें 11 लोग घायल हो गए हैं। जमीनी हमलों के अलावा हूतियों ने सऊदी अरब पर लाल सागर में नेवल ब्लॉकेड भी लगा रखा है। यानी लाल सागर से बाकी देशों के जहाज तो गुजर सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब के जहाजों को उस रास्ते से निकलने की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच ये लड़ाई कोई नई नहीं है। हूती, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह कहा जाता है, उत्तरी यमन से निकलने वाला जैदी शिया आंदोलन है। 2014 में हूतियों ने अपने गढ़ से दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू किया और यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। उन्होंने राष्ट्रपति अब्द रब्बू मंसूर हादी की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। हादी तब भाग करके सऊदी अरब पहुंचे और सैन्य मदद मांगी। सऊदी अरब के लिए ये बहुत गंभीर खतरा था। उसकी दक्षिणी सीमा से सटा यमन अब एक ऐसे संगठन के हाथ में जा रहा था जिसे ईरान का करीबी माना जाता था। इसलिए मार्च 2015 में सऊदी अरब ने कई देशों को साथ लेकर के एक सैन्य गठबंधन बनाया, एक अलायंस बनाया और शुरू किया
ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म, एक बड़े हवाई अभियान के तहत हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले हुए। इस ऑपरेशन में करीब 1.5 लाख सैनिक और लगभग 100 विमान शामिल थे। इसके कुछ ही समय बाद नौसैनिक नाकाबंदी भी शुरू हो गई। सऊदी हमलों की वजह से हूती लड़ाकों को कुछ ही महीनों में अदन से पीछे हटना पड़ा, लेकिन उन्हें उत्तरी यमन से बाहर नहीं निकाला जा सका, बल्कि इसके बाद एक ऐसी जंग शुरू हुई जो सालों तक चलने वाली थी। इस जंग का असर जल्द ही सऊदी अरब के अंदर भी दिखाई देने लगा। कुछ ही हफ्तों में सऊदी अरब ने हूतियों पर सीमा पार के भी हमले शुरू कर दिए। नजरान शहर पर रॉकेट दागे गए। इसके बाद कई साल तक सऊदी अरब और हूतियों के बीच सीमा पार हमले चलते रहे। 2019 में हूतियों के हमले और दूर तक पहुंचने लगे। दक्षिण पश्चिमी सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रूज मिसाइल से हमला हुआ। 14 सितंबर 2019 को सऊदी अरामको की अबकैक और खुरैस तेल फैसिलिटीज पर ड्रोन और मिसाइलों से एक साथ हमला हुआ। एक ही रात में सऊदी अरब का आधे से ज्यादा तेल उत्पादन ठप हो गया, यानी दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 5% हिस्सा अचानक बाजार से गायब हो गया। हूतियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। फिर 2022 का साल आया। 7 साल की जंग के बाद दोनों पक्ष थक चुके थे। अप्रैल में यूएन की मध्यस्थता से पूरे यमन में संघर्ष विराम हुआ। सीमा पार बड़े हमले लगभग रुक से गए, लेकिन इसी दौरान हूतियों ने उत्तर पश्चिमी यमन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। इसमें लाल सागर का हुदैदा बंदरगाह भी शामिल है। ये बंदरगाह यमन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यहीं से खाने और ईंधन की बड़ी मात्रा देश में आती है। आगे चलकर के यही इलाका हूतियों के लिए लाल सागर में नए ऑपरेशंस का बेस बना। 2022 के बाद से अब तक दोनों पक्षों के बीच सीज फायर जारी था, लेकिन खamenei के जनाजे के बाद सऊदी ने एक बार फिर से यमन में सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया, जिससे तनाव फिर भड़क उठा। अब अपने आप में देखें तो जंग के दौरान किसी एक रिफाइनरी यूनिट में लगी आग शायद बहुत बड़ी बात ना लगे। सऊदी अरामको के अधिकारियों का भी कहना रहा है कि ऐसे हमलों से तेल उत्पादन या कंपनी की वित्तीय स्थिति पर लंबे समय का असर नहीं पड़ा है। लेकिन इस बार असली कहानी कितने बैरल तेल का नुकसान हुआ ये नहीं है, असली कहानी टाइमिंग की है। इस हमले से सिर्फ 2 दिन पहले सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मक्का में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे। तीनों नेताओं ने एक नए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इसे नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाया गया एक म्यूचुअल डिफेंस समझौता बताया जा रहा है, और इसकी सबसे अहम शर्त बहुत सीधी है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। अब इसके ठीक 48 घंटे बाद हूतियों के ड्रोन सऊदी अरब की जमीन पर पहुंच गए। तो सवाल तुरंत उठ खड़ा हुआ कि क्या इस हमले से ये नया रक्षा समझौता लागू हो पाएगा? अभी से लागू करेंगे क्या? फिलहाल इसका जवाब स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये नया गठबंधन हूतियों जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स के हमले पर भी लागू होगा या सिर्फ ईरान जैसे किसी देश के हमले पर। लेकिन एक बात तय है कि अगर सऊदी अरब हूतियों के इस हमले को समझौते को लागू करने की वजह मान लेता है, तो मामला सिर्फ सऊदी अरब और हूतियों के बीच नहीं रहेगा। इससे पाकिस्तान और तुर्की की सेनाएं भी इस तरह की जंग में खिंच सकती हैं, जो अभी तक मुख्य तौर पर यमन और खाड़ी क्षेत्र तक सीमित रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने पुराने द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब में पहले ही कुछ सैनिक और एयर डिफेंस सपोर्ट भेज चुका है, लेकिन नए गठबंधन की विश्वसनीयता को परखने के लिए इससे खराब समय शायद ही हो सकता है। देखना यह है कि कागज पर लिखा एक पर हमला तीनों पर हमला मैदान में भी उतना ही मजबूत साबित होता है या नहीं। अगर हमला हुआ तो क्या सऊदी अरब अकेले जवाब देगा, या मक्का में हुआ समझौता पाकिस्तान और तुर्की को भी युद्ध के मैदान तक ले आएगा? जानकारों से समझते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह की सिचुएशन अभी यमन में बन रही है और हूतीज जितने एग्रेसिवली यमन के जो गवर्नमेंट है साउथ में बेस्ड अदन में, और जो सऊदी सपोर्टेड गवर्नमेंट है, और फिर सऊदी अरब के खिलाफ भी जो जिस तरह के अटैक कर रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये यूएस इजराइल ईरान पे जो हमला किया था और जो वो गल्फ में एक वॉर हो रहा था, वो अब एक्सपैंड होके रेड सी की तरफ भी बढ़ चुका है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, एक तरह से हम देखें तो इस तरह की एग्रेशन को या इस तरह की वॉर को डील करने के लिए। एंड यही वजह है कि उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान के साथ एक ट्राइलैटरल डिफेंस पैक्ट किया। इससे पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान की भी एक डिफेंस एग्रीमेंट हो चुकी है,
और एक एक बीच में बात ऐसी भी चल रही थी कि इजिप्ट भी इन तीनों के साथ मिलकर एक डिफेंस पैक्ट बनाएगा। उसके अलावा सऊदी अरबिया ने रेड सी में और गल्फ ऑफ अडन में और गल्फ ऑफ ओमान में जो शिपिंग होगी या मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए भी कुछ देशों को मिला के एक अलाइनमेंट बनाया है। तो बहुत सारी जो जियोपॉलिटिकल मैं कहूँगा कि चीज़ें हो रही हैं, और सऊदी अरेबिया ये कोशिश कर रहा है कि जो सिचुएशन बन रही है उसको बिना फुल फ्लेजेड वॉर में गए हुए, बिना विदाउट वॉर में गए जाए हुए उसको रिजॉल्व कर ले। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि हुतीज की का मनोबल एक तरह से कहें तो काफी बढ़ा हुआ है, खास करके वो जिस तरह से पिछले 4 साल से 2022 मार्च से लेके 2026 समझ लीजिए जून जुलाई तक जो है वो एक सीज फायर वहां चल रहा था, उसके ब्रेक होने के बाद से लेके उन्होंने काफी एग्रेशन दिखाया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान, टर्की और हो सकता है कि कुछ और खाड़ी के देश भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर सऊदी अरब पे जिस जो वॉर है या जो अटैक्स है वो कंटिन्यू होते रहे, तो हो सकता है कि बाकी देश भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। उन दोनों के बीच पहले भी मनमुटाव, अनबन की खबरें आती रही हैं। लेबनान से लेकर गजा और ईरान के मुद्दे पर दोनों के बीच असहमतियां रहीं। दोनों के बीच पहले भी तीखी बहस और गाली गलौज तक की खबरें आईं। तब भी पब्लिकली दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते ही नजर आए। लेकिन शायद पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को सीधे चुनौती दी है। उनके गजा पीस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। इजरायली कैबिनेट की बैठक में 2 बार कहा कि वो 15 सूत्रीय गजा पीस प्लान को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने 10 दिन पहले बड़े जोर शोर से हमास के साथ हथियार छोड़ने की डील होने का ऐलान किया था। इसके लिए खुद की और अपने बोर्ड ऑफ पीस की पीठ भी थपथपाई थी उन्होंने। गजा में शांति लाने का दावा भी कर दिया था, लेकिन इजराइल तब भी इस पर चुप्पी साधे हुआ था। हमास ने साफ कर दिया था कि वो हथियार तभी छोड़ेगा जब इजराइल गजा से अपनी सेना पीछे हटाएगा। लेकिन सवाल यही था कि क्या इजराइल इसके लिए तैयार होगा। अब नेतन्याहू ने सीधे तौर पर इसके लिए मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गजा से इजरायली सेना तभी पीछे हटेगी जब हमास अपने हथियार छोड़ देगा। यानी एक तरह से डेडलॉक वाली स्थिति हो गई है जिसमें हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर जवाबदारी डाल दी है। अब हमास ने ट्रंप और बोर्ड ऑफ पीस से अपील की है कि वो इजराइल पर शर्तें मानने के लिए दबाव डाले, लेकिन नेतन्याहू के तेवर देख करके लगता नहीं कि फिलहाल वो समझौते के मूड में हैं, भले ही इसके लिए उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से नाराजगी ही क्यों ना मोल लेनी पड़े। जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू के लिए फिलहाल यही सबसे कम खराब विकल्प है। असल में नेतन्याहू के सामने मुश्किल यह है कि इजराइल में अक्टूबर में चुनाव होने हैं, जिसमें उनकी स्थिति पहले ही कमजोर समझी जा रही है। धुर दक्षिणपंथी लीडर चुनाव में बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में गजा में समझौते से उन्हें और भी चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर नेतन्याहू की सहयोगी दक्षिणपंथी पार्टियां भी इस समझौते का विरोध कर रही हैं। ऐसे में उन्हें साधने के लिए भी नेतन्याहू को इस डील का विरोध ही करना होगा। यानी फिलहाल तो नेतन्याहू के लिए ट्रंप से ज्यादा जरूरी उनके घरेलू राजनीतिक हालात हैं। अब देखना होगा कि ट्रंप इसे कैसे देखते हैं। क्या वो नेतन्याहू के तेवर को अपनी मुखालफत की तरह लेंगे? अब उनके गजा शांति समझौते का क्या होगा, हमने जानकारों से पूछा। कि डिफरेंसेस तो हैं, और ज्यादा जो डिफरेंस है वो अप्रोच में सिर्फ नहीं है, बल्कि एम्बिशंस में कह लें या गोल्स में कह लें, वो भी हैं। क्योंकि इजराइल का जो गोल है वो ये है कि ईरान को पूरी तरह से मिलिटरीली डिफीट कर दिया जाए और वहां की रेजीम चेंज कर दिया जाए। हालांकि और फिर न्यूक्लियर इश्यूज पे या बाकी जो इश्यूज हैं उस पे भी ईरान को बिल्कुल क्लियरली डिफीट किया जाए। बट ट्रंप का जहां तक है, उनका यह है कि किसी तरह ईरान को इस बात पे राजी कर लें कि वो कुछ डील कर लें। सो कुछ गिव एंड टेक की स्पेस है वहां पे, जो इजराइल के साथ नहीं है। तो वो एक डिफरेंस उसकी वजह से भी उभर कर आ रहे हैं। लेकिन जहां तक पैलेस्टीनियन इशू की बात है, गाजा की बात है, वो एक इजराइल के अंदर बहुत ही सेंसिटिव इशू बन जाता है। क्योंकि इजराइल की जो अभी गवर्नमेंट है, नेतन्याहू जो लीड कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, वो एक तरह से कह लें तो उनकी पार्टी जो है वो फुल मेजोरिटी में नहीं है, वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। और राइट विंग, खास करके राइट विंग जो रिलीजियस पार्टीज हैं, उनका सपोर्ट भी उनको हासिल है। और वो सपोर्ट कई बार कंडीशनल होता है इन चीजों पे कि वो गजा में किस तरह की पॉलिसी हो, सिक्योरिटी पॉलिसी किस तरह की हो। खास करके वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन की बात होती है, हमास को कंप्लीटली डिसआर्म करने की बात होती है, और इजरायली जो फोर्सेस हैं गाजा स्ट्रिप में
उसको पुल बैक नहीं करने की बात होती है। इन सब चीज़ों पे और भी कई सारे हैं, जुडिशरी और एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी टसल रहा है इजरायली गवर्नमेंट में और अपोजिशन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो ये नेतन्याहू के लिए काफ़ी मुश्किल और डिफिकल्ट सिचुएशन है कि वो अपने राइट विंग जो सपोर्ट बेस है उसको एंगर करके या उसको खत्म करके वो इग्नोर करके आगे बढ़ें, क्योंकि उनको इलेक्शन भी जीतना है। इलेक्शन शायद अक्टूबर में होने वाले हैं। और ट्रंप की बात कहें तो ट्रंप को भी मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में फेस करना है। तो कई सारे उसके पहलू हैं जिनको देखते हुए ये डिफरेंसेस जो हैं ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में वो बढ़ रहे हैं। ट्रंप को लाल आंख नेतन्याहू ही नहीं, ईरान भी दिखा रहा है। ट्रंप के सामने बाकायदा मांगों की फहरिस्त रख दी है और कहा है कि जब तक ये मांगें मानी नहीं जाएंगी हॉर्मुज़ बंद रहेगा। पहले जानते हैं कि ये शर्तें क्या हैं। अमेरिका हमेशा के लिए युद्ध खत्म करे, उसके बंदरगाहों से नेवल ब्लॉकेज हटाया जाए, आसपास के इलाकों से अमेरिका अपनी सेना वापस बुलाए, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध हटाए जाएं, ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियां जारी की जाएं, ईरान को युद्ध का हर्जाना दिया जाए, ईरान को धमकाना और अपमानित करना बंद किया जाए, इलाके में ईरान के सहयोगी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकी जाए। इससे पहले खबरें थीं कि ईरान ओमान के साथ मिलकर के हॉर्मुज़ पर एक डील कर रहा है। खबरों की माने तो डील में पलड़ा ईरान की ओर ही झुका हुआ था। इससे काफी हद तक हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल बरकरार रहता। अमेरिका की तरफ से इस संभावित डील के विरोध के भी संकेत नहीं दिख रहे, जिससे माना जा रहा था कि वो ईरान को कुछ रियायत देने के लिए भी तैयार है। अमेरिकी मीडिया में यहां तक दावा है कि ट्रंप अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला मुद्दा भी छोड़ने को तैयार हैं, बस ईरान हॉर्मुज़ खोलने के लिए मान जाए। CNN ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर ट्रंप के तेवर काफी नरम पड़ गए हैं। उन्होंने निजी तौर पर अपने वरिष्ठ सहयोगियों से कहा है कि अमेरिका ने पिछले साल ईरान की 3 मुख्य न्यूक्लियर साइट्स नष्ट कर दी। ऐसे में उनके राष्ट्रपति रहते हुए ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने में काफ़ी मुश्किल होगी। अगर ईरान फिर से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या फिर सीक्रेटली न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करता है तो अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इसका पता लगा लेंगी। अमेरिका के हमलों का डर ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकेगा। यानी जिस चीज़ के लिए ये पूरा बखेड़ा हुआ, ट्रंप उसे ही अब छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अमेरिका जितना ही ढील देने की कोशिश कर रहा है, ईरान उतने ही तीखे तेवर दिखा रहा है। तो देखना यह होगा कि ट्रंप आगे क्या करते हैं। क्या न्यूक्लियर डील से पीछे हटकर ट्रंप ईरान को हॉर्मुज़ डील के लिए मना पाएंगे? ऐसा हो भी गया तो क्या ये ट्रंप के लिए उनके टेन्योर की सबसे बड़ी हार नहीं होगी? एक्सपर्ट से सुनिए। ट्रंप की बात है तो वो ईरान को लेकर उनके जो हम देखें पिछले फरवरी से लेके अब तक पिछले 6 महीने में काफी सारे उन्होंने यू टर्न्स लिए हैं, काफी सारे बैक एंड फोर्थ उन्होंने अपनी बातें कही हैं। और उसकी वजह यह है कि वो एक डिस्परेट सिचुएशन में अपने आप को कहा जाए तो पाते हैं अभी। क्योंकि इनिशियली जब उन्होंने अटैक किया था तो ये एक्सपेक्टेशन थी, उन्होंने ये सोचा था, और खास करके इजरायली जो उनके एडवाइजर्स थे या अलाइज थे, उन्होंने उनको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ले लिया था कि ज्यादा दिन ईरान जो है वो वॉर में टिक नहीं पाएगा। कुछ दिन हम एयर अटैक करेंगे, उसके बाद कुछ और प्रिसीजन स्ट्राइक्स करेंगे, उसके बाद ईरान की रेजीम वहां खत्म हो जाएगी और वहां जो प्रोटेस्ट्स हो रही थी वो प्रोटेस्ट से एक नई लीडरशिप उभर कर आएगी, या फिर बाहर से कोई नया लीडरशिप लाके उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा और फिर काफी सारी डील्स वगैरह की जा सकती हैं। बट वो ऐसा हुआ नहीं। और इस वॉर में जब ऐसा होता है कि जो इनिशियल गोल है वो पूरा नहीं होता है तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज की तरफ ही बढ़ना पड़ता है। और यूएस के लिए ये कॉम्प्रोमाइज यही है अभी कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भी अगर कंप्लीटली अपनी बात मनवा लेते हैं या वो फ्री एंड ओपन एक्सेस से कहा जाए शिपिंग रूट पे कर देते हैं तो वो उनके लिए एक अचीवमेंट की तरह वो उसको सेल कर सकते हैं अमेरिकन डोमेस्टिक सपोर्ट बेस के लिए। तो इसलिए भी उन्होंने शायद ये बातें कही हैं कि वो बाकी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या कुछ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। जहां तक न्यूक्लियर इशू की बात है तो ये बात सही है कि जिस तरह के स्ट्राइक्स किए हैं यूएस और इजराइल ने मिलकर, उससे काफी हद तक ईरान की जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको नुकसान तो जरूर पहुंचा है, लेकिन कितनी हद तक नुकसान पहुंचा है, कितनी हद तक उनकी न्यूक्लियर एडवांसमेंट जो थी इन्रिचमेंट की वो पीछे जा चुकी हैं, कितना एक्सेस अभी बचा, ये सब चीजें अभी मालूम नहीं है। और जब तक जंग चल रही है मालूम होने की कोई चांसेस भी नहीं है। बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी सुर्खियों की।
चीन में टाइफून डॉल्फिन ने भारी तबाही मचा दी है। पूर्वी चीन के इलाकों से 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन इलाकों में चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई भी शामिल है। तूफान के साथ भारी बारिश हुई। नतीजा, पूरे इलाके में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। सिर्फ शंघाई में 10 अगस्त को करीब 1000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। हालांकि अब अधिकारियों ने डॉल्फिन की कैटेगरी घटा करके ट्रॉपिकल स्टॉर्म कर दी है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। इसके पहले चीन ने डॉल्फिन के लिए सबसे ऊंचे स्तर का रेड अलर्ट जारी किया था। इसे इस साल चीन से टकराने वाला सबसे ताकतवर तूफान बताया जा रहा है। 9 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे डॉल्फिन ने झेजियांग प्रांत के युहुआन में दस्तक दी। उस वक्त इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके करीब 1 घंटे बाद तूफान ने वेनझोउ शहर के पास दूसरी बार लैंडफॉल किया। चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी के मुताबिक डॉल्फिन तूफान ने लैंडफॉल से पहले करीब 6000 किलोमीटर का सफर तय किया, यानी इसकी लाइफ स्पैन एक सामान्य टाइफून से 3 गुना से भी ज्यादा रही। अब तूफान कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन चीन के बड़े हिस्से में बारिश और बाढ़ का खतरा अब भी बना हुआ है। क्या रूस से भारत तक सीधी ट्रेन चलेगी? सवाल इसलिए क्योंकि रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलिन ने भारत और रूस के बीच रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव दिया है। एक रूसी न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस रेल लाइन से हॉर्मुज और बोस्फोरस स्ट्रेट को बाईपास किया जा सकता है, जिससे इन समुद्री रास्तों में आने जाने वाले ये जो जोखिम है उनसे बचा जा सकता है। बकौल खुस्नुलिन, ये रेल लाइन तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत तक बिछाई जा सकती है। इसके जरिए रूस को हिंद महासागर तक जमीनी रास्ता भी मिल जाएगा। हाल के समय में हॉर्मुज से लेकर ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव में जिस तरह से जहाज़ों पर हमले हुए हैं, उससे रूस के एक्सपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में रूस ने ट्रेड के लिए रेल लाइन बिछाने का ये आइडिया दिया है। देखना होगा कि इस प्रपोजल पर भारत क्या प्रतिक्रिया देता है। ये मामला थोड़ा टेढ़ी खीर जैसा है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना ही। तो आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।